मत लेना। बहुत सारे कुछ ऐसे भाई हैं जो गलत सेंस में इस चीज़ को लेते, ऐसा नहीं। तो दोस्त, आप किसी भी चीज़ को पढ़ रहे हो तो उसमें 100% आपका फीडबैक होना चाहिए। तो दोस्त, यहाँ पर हमने कहा कि इतिहास क्रमबद्ध ज्ञान का अध्ययन है। अगर आप क्रमबद्ध तरीके से इसका अध्ययन नहीं करते हो तो मैंने आपको बताया कि बिंदुसार पहले या बिंबिसार पहले आप नहीं समझ पाओगे। आप नहीं समझ पाओगे कि यहाँ मोगलीपुत्र गोसाल और मोगलीपुत्र तित्त में क्या डिफरेंस है। मेरी बात समझ पा रहे हो? तो बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स मिलेंगे और इन सभी फैक्ट्स का एक ही समाधान है कि आपको अपने इतिहास को बिल्कुल क्रमबद्ध तरीके से पढ़ने की आवश्यकता है। और हमारी संस्था के द्वारा कुछ ऐसे क्लास के टॉपिक्स को इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि आप मेरे दोस्त बहुत ही अच्छी तरीके से इन सभी चीज़ों को आंख बंद करके विजुअलाइज कर सकते हो। और आप मेरी तरह जिस तरह से मैं सारी चीज़ों को बोल पा रहा हूँ मेरे दोस्त, आप यकीन मानो आप भी इन सभी चीज़ों को कहीं ना कहीं हो सकता है कि मुझसे बेहतर आप बोल सकते हो। मेरे दोस्त, हमारी इस संस्था का या फिर मेरे बहुत ज़्यादा फैक्ट्स बताने के बाद ये साबित करना कि हम बहुत बड़े काबिल हैं, तो ये दोस्त सही नहीं है। बताने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें एक बार में बताई जा सकती है, परंतु यहाँ पर मैटर ये करता है कि उन सभी चीज़ों में कितनी चीज़ें आपके माइंड में रखी जा सकती हैं। बताना बड़ी बात नहीं है। आज की डेट में मैंने देखा लोग क्लासेस लेते हैं, पर होता क्या है कि वो कैंडिडेट की रिक्वायरमेंट नहीं समझ पाते। कैंडिडेट चाहता क्या? कैंडिडेट की प्रॉब्लम है कि उनको चीज़ें याद नहीं होती, कैसे याद हो? तो मेरे दोस्त, अगर आपकी कोई संस्था अगर आपको याद भी कराने का, पढ़ाने के साथ साथ याद भी कराने का कार्य करती है तो दोस्त वो संस्था आपके लिए बहुत बेहतर है। आप उस संस्था पर कंटिन्यूटी बना करके पेशेंस से उसके क्लास को करें। क्लास को छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, चाहे वो कोई अदर संस्था हो, कोई अदर क्लासेस हो, है ना, कोई बात नहीं। चलिए, अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे हमारे इतिहास के टॉपिक्स की, जो देखने में बहुत छोटा आपको शब्द लग रहा है, मगर इस छोटे से शब्द में बहुत सारी चीज़ों को ये समाहित करके रखता है। चलिए, यहाँ से इस लाइन से हम कई नंबर लेने का काम करेंगे। तो हमने जैसा ही कहा कि आपका इतिहास क्रमबद्ध ज्ञान का अध्ययन है, तो मेरे दोस्त यहाँ पे हसीन मासू का साथ जो आप देख पा रहे हो मेरे दोस्त, ये प्राचीन इतिहास में स्टार्ट होने वाला एक टॉपिक है, जिसमें यहाँ पर एक प्रश्न आपको सबसे पहले आपसे पूछा जाता है आपके अपर लेवल के एग्जामिनेशन में कि आप बताइए कि सही वंशों का क्रम निम्नलिखित में कौन सा है। और वहाँ पर पुट में आपको यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स आपको देखने को मिलते हैं और उस पुट में 1 3 5 3 2 1 है ना, कौन सा है। तो मेरे भाई, फिर उस प्रश्न में आप फिर फंस जाते हो। आप सभी वंश के बारे में जानते हो, पर उनका क्रम क्या है अगर आपने क्रमबद्ध अध्ययन नहीं किया है तो फिर दोस्त कोई फ़ायदा नहीं है। आपको पता होने के बावजूद भी आप एक नंबर वहाँ से समेट नहीं सकते हो। तो हमें एक नंबर के पीछे भागना है और हमारा एक नंबर इम्पॉर्टेंट है, ऐसा हमें सोच कर चलना है। फिर जिस दिन आप एक नंबर के पीछे भागने लगोगे तो ये एक नंबर मिल करके मेरे भाई इक्वल टू आपके सक्सेस को ये कहीं ना कहीं डिफाइन करने का काम करेगा, क्लियर करने का काम करेगा। उसके बाद फिर आपके हाथ में एक सरकारी सर्टिफिकेट होगा। फिर उसके बाद फिर देखो कि अगुआ फिर कैसे दुआरी के माटी कोड़ता है। तो माटी बाद में कोड़वाना, पहले देख लो। हसीन मासू का साथ। तो मेरे दोस्त, ये वंशों का क्रम है जिसमें हम लोग यहाँ प्रत्येक वंश को बहुत ही आसानी से यहाँ पे अपने माइंड में रखने की कोशिश करेंगे। जरा याद करो, अगर आप मेरे बायोलॉजी के ब्रांचेज को अगर आपने देखा होगा, बायोलॉजी की शाखाओं को आपने देखा होगा, तो मेरे दोस्त मैंने कहा था ये कौन सा लॉजी है, जो वीडियो देखें वही बता पाएंगे, है ना। तो ये कौन सा लॉजी है, सौरोलॉजी। ये कौन सा लॉजी है, ऑफियोलॉजी। तो जरा याद करो, ऑफियोलॉजी में मैंने बताया था कि चुट्टा हमारे दोस्तवा का था, उस सांप देख के क्या हो गया, गिर गया। मतलब सांप देख के क्या हो गया, हड़क गया। क्या हो गया, हड़क गया। तो सांप देख के क्या हो गया, हड़क गया। तो मेरे भाई, हड़कने से होगा हर्यक वंश। क्या होगा, हर्यक वंश। एक बात बताओ, तू सांप देखेगा तो ओकरा मारेगा कि ओकरा ले जाके दूध पिलाएगा? नाग बाबा, है ना, जाके माथा मत टेकने लगना, है ना। कोई बात नहीं दोस्त, यहाँ पे हम लोग बात करेंगे नाग देख के क्या हो गया, हड़क गया। नाग देख के क्या हो गया, हड़क गया। तो मेरे भाई कौन सा वंश, हर्यक वंश। एक बात बताओ, नाग देख के तुम क्या करोगे, उसको मारने के लिए बम्बू लेकर आओगे। क्या लेकर आओगे, बम्बू लेकर आओगे। अब बम्बू से क्या करोगे, उसको मारोगे।
तो ये आपने क्या किया, बंबू से मारने का काम किया। तो सबसे पहले नाक देख के क्या हो गया, हड़क गया। उसके बाद फिर आपने बंबू से मारने का काम किया, तो ये बंबू से मार रहे हो, इसका मतलब बंबू से मारने का मतलब होगा बिंबिसार। तो आपसे क्वेश्चन पूछता है कि हर्यक वंश का प्रथम शासक निम्नलिखित में कौन सा है, बिंबिसार। जरा गौर करो, एक है बिंबिसार और एक है बिंदुसार। तो अभी मैंने बिंदुसार नहीं बोला, मैंने कहा बंबू से मारोगे। बंबू मतलब क्या होता है मेरे पास, मेरे भाई, मेरे डंडा, बांस। तो आप उससे मारने का काम करोगे। क्यों मारोगे, क्योंकि आप कहते हो कि अगर ये नाग 10 लिया, नाग क्या हो गया, 10 लिया, तो आपके जीवन का क्या हो जाएगा, अंत हो जाएगा। तो ये है आपका नाग दशक। नाग 10 लिया तो नाग दसेगा तो क्या हो जाएगा, आपका अंत हो जाएगा। तो ये नाग दशक। तो आपसे क्वेश्चन पूछता है कि हर्यक वंश का अंतिम शासक, तो मेरे भाई आपके जीवन का अंत कब होगा, जब नाग 10 लेगा। तो मेरे भाई हर्यक वंश का अंतिम शासक है नाग दशक। तो मेरे भाई ये कौन सा वंश है, हड़क गया एकदम, है ना, हर्यक वंश। फिर आगे जब बायोलॉजी पढ़ाएंगे तो हड़कला के बाद क्या होता है, पसीना काहे चलता है ना, उसके बाद दिमाग काम नहीं करता है काहे, ये सब बताएंगे। तो मेरे दोस्त ये कौन सा वंश है, हर्यक वंश है। उसके बाद है कौन सा प्रथम शासक, तो मेरे भाई बिंबिसार। नाग का कर लिया, 10 लिया, नाग दशक, तो 10 लेगा तो क्या हो जाएगा, आपके जीवन का अंत हो जाएगा। तो हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन है, नाग दशक। दिमाग कतई आपको लगाने की कहीं आवश्यकता नहीं है, कुछ भी याद करने की आवश्यकता आपको नहीं है। बस पेशेंस के साथ हमारे क्लासेस से जुड़े रहो, आपकी सारी चीज़ें ऐसे यूँ कंप्लीट हो जाएंगी कि आपको समझ में भी नहीं आएगा। और उसके बाद फिर आप जा कर के सेट लगाओ, सेट में सारी चीज़ों देखो। हम ये नहीं कहते कि मेरे क्लासेस को करने के बाद सेट लगाओ, बल्कि हम यहाँ पे कहेंगे कि आप टॉपिक्स को ख़त्म होने के बाद तुरंत उस टॉपिक से रिलेटेड आप जाओ। आपके पास मोबाइल है, मैं किसी किताब को सजेस्ट नहीं करूँगा, आपके पास मोबाइल है, आपके पास गूगल है, आपका इंटरनेट है, आप उस टॉपिक से जा कर के क्वेश्चन, जैसे मान लो मैंने महात्मा गांधी आपको पढ़ाया, तो जाओ आपके पास मोबाइल है, आप डीएनए करो हमारा। और उसके बाद मेरे दोस्त आप जा कर के मोबाइल में क्वेश्चंस को एमसीक्यू लगाओ। और आपने महात्मा गांधी टॉपिक पढ़ लिया, तो अब ये आपका काम बनता है कि आप जा कर के मोबाइल में सर्च करो कि आपने जो पढ़ा वो वाकई आपने पढ़ा या नहीं पढ़ा, या आपने समय बर्बाद किया। तो जाओ मोबाइल पर आप चेक करो और कहो कि महात्मा गांधी से पूछे जाने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में प्रश्न, है ना, आपके पास एक लिस्ट खुल जाएगा। और आकलन करो कि पढ़ने के बाद आप उसमें से कितना लगा पाते हो। मेरी बात समझ पा रहे हो, मैं 100 में 100% की बात नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे दोस्त आप 100% मार्क्स लाकर भी रिजल्ट प्राप्त नहीं कर सकते। मेरे अंदर दोस्त हो सकता है बहुत सारी कमियां, कोई भी इंसान मेरे भाई 100% नहीं हो सकता, चाहे वो किसी भी मुकाम पर क्यों ना हो। क्योंकि मेरे दोस्त 100% अगर हो गया तो मेरे दोस्त 100% तो भगवान ही होते। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे आपका रेलवे, अगर 100 नंबर भी आप लाते हो तो मेरे दोस्त तुरंत जांच कमेटी आप पर बैठ जाएगी, तो आपको इससे भी नौकरी नहीं मिलने वाला, तो आपको एक नंबर छोड़ के ही आना है। तो 100% की बात नहीं करेंगे। अगर 40 क्वेश्चन अगर आपके पास MCQs हैं तो दोस्त हो सकता है कि उसमें आप 35 टच कर पाओगे, हो सकता है कि 36 कर पाओगे, है ना। एलिमिनेशन मेथड होगा तो दोस्त 37 से 38 भी क्वेश्चन आप टच कर पाओगे। तो एलिमिनेशन मेथड क्या है ये आपके क्लासेस में मैं जरूर बताऊंगा आपको। तो दोस्त यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं, जरा बताइएगा ये कौन सा वंश है, हर्यक वंश, प्रथम शासक, अंतिम शासक, समझ पा रहे हो। इसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करेंगे हमारे हर्यक वंश का अंतिम शासक था मेरे भाई कौन सा, नाग दशक। और ये नाग दशक जो था अपनी प्रजा के प्रति काफी मतलब लापरवाह था, इसको कोई चिंता नहीं थी। ये चोट्टा एकदम आराम से दम रहता था, कोई फिक्र गौर फिक्र वहां पर किसी का नहीं था। तो दोस्त हुआ क्या कि इसके हर्यक वंश के अंतिम शासक से प्रजा बहुत उब चुकी थी, तंग आ चुकी थी। तो मेरे दोस्त नाग दशक का एक अमात्य था जिसका नाम था, यह है शिशुनाग। क्या नाम था, शिशुनाग। तो उस शिशुनाग के द्वारा, इसके सेनापति के द्वारा, अमात्य जो भी कहो, देखेंगे आगे बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे हम लोग। तो इसी के कहीं ना कहीं देखो होता क्या कि प्राचीन इतिहास जब आप पढ़ोगे तो उसमें जब शासक ऐसे रहता है तो मेरे दोस्त उसके बगल का जो सेनापति है ऐसे रहता है, मतलब सेनापति गर्दन झुकल है। और उसके बाद जब शासक ऐसे हो गया तो सेनापति ऐसे देखता है, कहता है कि अब तुम्हारा कोई काम
नहीं है ना। तो मेरे दोस्त यहाँ पर हम लोग बात करेंगे उसी प्रकार से। तो हर्यक वंश का अंतिम शासक जो था नागदशक था, और नागदशक मेरे भाई यहाँ पर काफ़ी क्रूर था, जिसके कारण मेरे भाई इसके ही अपने सेनापति के द्वारा, शिशुनाग के द्वारा इसको अपदस्थ कर दिया गया। बल्कि हकीकत ये है, जब आप किसी अच्छे राइटर को पढ़ोगे तो वो कहते हैं कि वो इससे तंग आ गए थे, है ना, जिसके कारण उसकी खुद की प्रजा ने ही शिशुनाग को क्या कर दिया, वहाँ पे शासक घोषित कर दिया। हम लोग देखेंगे। तो दोस्त उसी प्रकार से यहाँ पर कहीं ना कहीं एक जनता के द्वारा निर्वाचित किया जाने वाला पहला शासक कौन बना, तो हमारा शिशुनाग बना। तो मेरे दोस्त शिशुनाग जैसे ही शासक बनता है, इस वंश को तुरंत समाप्त कर देता है। और शिशुनाग के शासक बनने के बाद एक नए वंश की शुरुआत होती है, जो उसी के नाम पर उस वंश का नाम रखा गया। उस वंश का नाम है मेरे भाई शिशुनाग वंश। तो शिशुनाग वंश का प्रथम शासक कौन है, तो शिशुनाग का प्रथम शासक जो है वो शिशुनाग ही है। और शिशुनाग का अंतिम शासक कौन है, तो मेरे भाई शिशुनाग के अंतिम शासक की हम लोग बात करेंगे। तो जरा याद करो, आप भोलेनाथ को आपने देखा, बाबा भोलेनाथ। तो मेरे दोस्त जरा गौर करो, बाबा भोलेनाथ के सामने आपने देखा होगा एक बैल बैठा होता है। तो मेरे दोस्त उस बैल का नाम है नंदी। आपकी जो भी मनोकामना दोस्त, और यदि हम लोग बात करते हैं ये प्रसाद भोले बाबा के, तो दोस्त ये प्रसाद भोले बाबा का जो आप कह रहे हो, ये भोले बाबा का प्रसाद है, ऐसा एग्जामिनेशन में क्वेश्चन नहीं पूछेगा। आपसे ये नहीं पूछेगा कि बताइए तंबाकू किसका प्रसाद है। आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा कि तंबाकू की खेती करना किसने सिखाया, तो मेरे भाई पुर्तगालियों ने सिखाया। पुर्तगाली यात्री वास्को डिगामा 1498 में जब भारत आया था पहली बार, दूसरी बार 1502 में। दोस्त जब आएंगे हम लोग तो वहाँ पर देखेंगे इतिहास में। तो दोस्त इसकी खेती करना किसने सिखाया, वास्को डिगामा ने। उसी प्रकार हम लोग जाएंगे तो देखेंगे कि हमें चाय की खेती करना किसने सिखाया, हमें जो है कि कॉफ़ी की खेती करना किसने, कॉफ़ी किसकी देन है, शराब किसकी देन। ये सारी चीज़ें मेरे दोस्त आपके बीच, ये आपको पढ़नी है, ये आपके लिए ही है। आपको कतई घबराने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। और आपको पता है कि एक दिन में सारी चीज़ें आपको नहीं दी जा सकती हैं। आपका कंसंट्रेशन उसी टॉपिक पर लगातार होना चाहिए जो आपको यहाँ पर बताया जा रहा है। ये आगे हमें कोई प्रॉब्लम रेगुलर क्लासेस में ना हो, इसलिए ये सारी चीज़ें आपको बताई जा रही। मेरा कोई डेमो क्लास नहीं है मेरे भाई, ये क्लासेस सिर्फ आपको ये समझाने के लिए है कि हमारे क्लासेस कराने का तरीका क्या है, ताकि जब आप रेगुलर क्लासेस को ज्वाइन करो तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ सके। मेरी बात समझ पा रहे हैं? और वहाँ पर हमें ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना, जो भी एफर्ट हमें लगाना यहीं लगाना है, ताकि आपको ये समझाया जा सके कि आपको चलना कैसे है क्लासेस में, आपको क्लासेस में अपना कंसंट्रेशन कैसे बनाना है। फिर उसके बाद आपको रेगुलर क्लासेस में आपको भी दिक्कत नहीं होगी और हमें भी दिक्कत नहीं होगी। और डायरेक्टली अगर रेगुलर क्लासेस स्टार्ट कर देते हैं तो मेरा क्या व्यू है, कैसे क्लासेस देने हैं, क्लासेस का क्या तरीका है, आपका क्या योगदान होना चाहिए, अगर ये सब नहीं बताएंगे मेरे दोस्त और रेगुलर क्लास स्टार्ट कर देंगे तो हमें तो दिक्कत होगी ही मेरा दोस्त, आपको उससे कहीं ज़्यादा दिक्कत होगी। तो आपका क्या रोल होना चाहिए, क्या योगदान होना चाहिए, ये सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। और ये आपको बताने के लिए मेरे दोस्त ये सारे क्लासेस आपको कहीं ना कहीं एक छोटे छोटे व्यू में आपको दिए जा रहे हैं। और मैंने कहा है कि मेरे दोस्त हम आपको कुछ पढ़ा नहीं रहे, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपके रेगुलर क्लास में फिर से एक बार आएंगी। ऐसा नहीं कि मैंने आपको हसीन मासूका का साथ बता दिया तो दोस्त कुछ ऐसा भाई हमारा होगा कि आपका एक क्लास तो चल चुका है, हसीन मासूका का साथ आप पढ़ा दिए, कब पढ़ाइएगा, नहीं मेरे दोस्त, जब इतिहास शुरू होगा तो ये हसीन मासूका का साथ फिर से आएगा, फिर से आपको बताएंगे ये कौन सा वंश है, फिर से बताया जाएगा कि ये कौन सा वंश है। ये अभी कुछ बताया नहीं जा रहा, बस इसलिए बताया जा रहा ताकि आगे जब क्लासेस शुरू हो तो आपको ऐसा लगे कि आप इसका नाम जरूर जानते हो। और अगर आप पहली बार देखोगे, जिस तरह से अभी पहली बार देख रहे हो मेरे भाई, उस वक्त भी देखोगे तो आपको बिल्कुल उतना ही समझ में आने वाला है जितना अभी आपको समझ में आ पा रहा है। तो आपको समझाने की, फैक्ट्स को आपके दिमाग में घुसाने की, ये सारी जिम्मेवारी हमारी संस्था और हमारी है। आपको इसमें ज़्यादा अपने माइंड को प्रेशराइज करने की आवश्यकता नहीं, बस क्लासेस को आप पेशेंस के साथ, कंटिन्यूटी के साथ यहाँ पर बनाए रखेंगे।
तो दोस्त यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं हसीन माशूका साथ, तो हमने कहा हर्यक वंश, और हर्यक वंश के अंतिम शासक नागदशक की हत्या किसने कर दी? हत्या की बात कुछ लोग करते हैं, कुछ किताब कहता है कि अबदस्त कर दिया, हत्या कर दिया, कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ पे उसी की प्रजा के द्वारा इसको शिशुनाग को जो है कि शासक चुन लिया गया। तो पहला वैसा शासक कौन हुआ जो प्रजा के द्वारा चुना गया? तो हमारा शिशुनाग हुआ। ठीक है, तो शिशुनाग ने शासक बनती नाग वंश की स्थापना की, जिसका नाम था कौन सा? शिशुनाग वंश। अब इसके बाद बात करेंगे शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था। तो मेरे भाई हमने कहा कि भोले बाबा के सामने मेरे भाई जो एक बैल बैठा होता है मेरे भाई, उस बैल को नंदी कहते हैं, और आपको जो भी मनोकामनाएं मांगनी होती है आप उनके कान में जाकर के अपनी मनोकामनाएं कहते हो और उसके बाद वो पूर्ण होती हैं, ऐसा मानना है। तो मेरे दोस्त ये है हमारा नंदी, ये क्या है? नंदी। तो ये है नंदी वर्धन। ये कौन सा वंश है? हर्यक वंश। प्रथम शासक, अंतिम शासक। ये कौन सा वंश? शिशुनाग वंश। संस्थापक कौन है? प्रथम शासक कौन है? तो मेरे भाई खुद शिशुनाग हैं। और शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन है मेरे भाई? नंदीवर्धन। ये कौन सा है? नंदीवर्धन। आपको एक्शन पर ध्यान रखना है, क्योंकि यही एक्शंस आपको सारी चीज़ें आपके माइंड पर रिकैप लगाने में आपका सहयोग करेगा। और उम्मीद करते हैं कि ये सारी चीज़ें, ये क्लासेस आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ रहा होगा। अगर बेहतर लगता है, ज़रूरी नहीं है कि सभी भाइयों को मेरी क्लासेस बेहतर लगे, समझ आ सके। तो मेरे दोस्त आपके लिए हम कहना चाहते हैं कि आपको जिससे सेटिस्फैक्शन मिलता है आप वहाँ पढ़ो, कंटिन्यूटी के साथ पढ़ो, लगातार पढ़ो और कंसंट्रेशन के साथ पढ़ो। ज़रूरी नहीं है कि आप मेरे क्लासेस को ही ज्वाइन करो। अगर मेरे क्लासेस आपको अच्छे लगते हैं, अगर लगता है कि ये बंदा आपको बता सकता है, समझा सकता है, आपकी सफलता में आपका सहयोग कर सकता है, तभी आप हमारे इस कंपटीशन जोन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आ पाइए। आपका स्वागत है। तो दोस्त हम लोग यहाँ पर बात करते शिशुनाग के प्रथम शासक, शिशुनाग की अंतिम शासक नंदीवर्धन। तो ह से हर्यक वंश, हर्यक वंश के बाद कौन सा वंश? शिशुनाग वंश। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे उसी प्रकार से मेरे भाई हम लोग बात करेंगे कि शिशुनाग वंश के बाद का जो वंश है, उसके बाद का अगला वंश कौन सा है? तो मेरे भाई उसके बाद है नंद वंश। नंद वंश। नंद वंश का प्रथम शासक कौन था? तो नंद वंश का प्रथम शासक है मेरे भाई महापद्मनन। ये क्या है? महापद्मनन। ई कौन सा है शासक? ई कौन सा है? ई कौन सा शासक है? ई कौन सा शासक है? ई कौन सा शासक है? बस ई करके पूरा इतिहास खत्म हो जाएगा। बुझा रहा है ना? बस साथ रहिए। तो मेरे भाई हसीन माशूका साथ में हर्यक वंश देख लिया, शिशुनाग वंश देख लिया। शिशुनाग वंश के बाद कौन सा वंश था? नंद वंश था। और नंद वंश का प्रथम शासक कौन था मेरे भाई? तो नंद वंश का प्रथम शासक था महापद्मनंद। और यही महापद्मनंद था जो हमारे प्राचीन इतिहास में हम लोग वहाँ पर बात करेंगे कि सबसे शक्तिशाली वहाँ पर कलिंग था। और कलिंग का राजा खारवेल, जिसका नाम सुन करके ही लोग कांपने लगते थे। परंतु ये हमारे नंद वंश का प्रथम शासक महापद्मनंद था मेरे भाई, जिसने कलिंग के राजा खारवेल के साथ आमना सामनी किया, मतलब लड़ाई किया। और उस लड़ाई में हमारे नंद वंश के प्रथम शासक महापद्मनंद ने कलिंग के राजा खारवेल को क्या कर दिया? पराजित कर दिया। और उसके बाद मेरे भाई जिसे आप देखते हो ना, शेर के ऊपर सवा शेर, तो वो हमारा शेर था और ये हमारे सवा शेर थे। मेरी बात समझ पा रहे हो? बस इतना ही आपके दिमाग पर रखना है। बाकी रेगुलर क्लासेस में बहुत अच्छे से हम लोग इसको डील करने वाले हैं, है ना? तो मेरे दोस्त नंद वंश का प्रथम शासक कौन था? महापद्मनंद। और इसका अंतिम शासक काफी क्रूर शासक था, जिसका नाम था घनानंद। ये क्या है? घनानंद। ये क्या है? महापद्मनंद। ये क्या है? घनानंद। समझ पा रहे हो? और ये घनानंद काफी क्रूर शासक था। अब मेरे भाई यहाँ घनानंद की एक गलती की वजह से मेरे भाई एक वंश ऐसा अस्तित्व में आया जिसने सबसे ज्यादा समय तक शासन किया। 137 वर्षों तक इस वंश ने शासक किया। और 137 वर्षों का ये कालखंड इतिहास में अगर जोड़ा गया तो मेरे भाई हमारे नंद वंश के अंतिम शासक ये है महापद्मनंद और ये है घनानंद।
ये 137 वर्षों का जो कालखंड हमारे प्राचीन इतिहास में जोड़ा गया मेरे भाई, वो किसकी देन है? तो मेरे भाई वो कहीं ना कहीं हमारे घनानंद की एक गलती का कारण है, और एक गलती की वजह से यहाँ पर हमें एक 137 वर्षों का यहाँ पे कालखंड पढ़ने को मिलता है। और ये गलती क्या थी, जरा गौर कीजिएगा। तो मेरे भाई हमारा घनानंद काफी क्रूर शासक था, और ये हमेशा भोग विलास में डूबा हुआ रहता था, मदिरा पान में डूबा हुआ रहता था। आपने अगर अशोक से संबंधित एक सीरियल चल रहा था, अगर आपने देखा होगा तो इसका रोल जरूर दिखाया होगा उसमें। आपको इमेजिनेशन, हमने कहा कि अगर आप कुछ भी नहीं जानते तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला, क्योंकि सारी चीज़ें विजुअलाइज हमारी संस्था और हमारे द्वारा आपको जरूर कराई जाएंगी, जिसके बाद आपको लगेगा कि मूवी यही देख रहे हो, सीरियल यही देख रहे हो, मेरे दोस्त सब कुछ यही चल रहा है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो बस आपका पेशेंस, आपका साथ, आपकी कंटिन्यूटी आपके सफल होने में एक अहम भूमिका निभाती है, इसलिए इन सभी चीज़ों पर ध्यान दीजिए। तो घनानंद के बारे में हमने क्या कहा, काफ़ी क्रूर शासक था। ये भोग विलास में हमेशा डूबा रहता था, मदिरा पान में हमेशा डूबा रहता था। ये होता क्या था मेरे भाई, जब भी दरबार लगाता था तो इसके सामने आपको ऐसा फील करना है कि आप देख पा रहे हो, बैठा हुआ है। एग्जाम्पल मार लो, हम ही घनानंद है। रियलिटी में ना मानना ना, घनानंद है। बगल में हमने एगो बेना ले ले है, स्त्री महिला लड़की मान लो, हमने भी एगो लड़की बेना ले ले, देखा है ना फिल्म उलिम में। हमरा क्या कर रहा है सब, हौक रहा है सब, अरे डोला रहा है सब। गांव देहात वाला तो हौके रहा है समझता है, बेने समझता है ना, सबको लेके चलना है। तो दोस्त डोला रहा है सब, सभा चल रही है, और उसी सभा में मेरे भाई इंपॉर्टेंट सभा चल रही थी। उसी सभा में कुछ समय के बाद उस समय का प्रख्यात विद्वान मेरे भाई, अस्त्र शस्त्र का अच्छा नॉलेज रहने वाला, अच्छा नॉलेज रखने वाला, मतलब ज्ञाता, उस समय का माना जाने वाला महान पंडित जिसका नाम चाणक्य था, वो थोड़ा विकलांग थे। वो क्या थे, थोड़ा विकलांग थे। और वो अपने इस लड़खड़ाते पैरों के साथ मेरे भाई वो कहाँ आते हैं, घनानंद के दरबार में आते हैं। और घनानंद अपनी बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग में बिजी था, सभा में बिजी था। और जैसे ही वो घनानंद चाणक्य को देखता है, चाणक्य के और भी नाम है, विष्णुगुप्त भी नाम है, कौटिल्य भी नाम है, आगे देखेंगे हम लोग। तो चाणक्य को जैसे वो देखता है मेरे भाई, चाणक्य को देख करके ये काफ़ी गुस्से में हो जाता है। और उसके बाद मेरे भाई जैसे ही चाणक्य नज़दीक आता है उसके, ये गुस्से में खड़े होकर कहता है, ए मूर्ख पंडित, तुम्हें ज्ञान नहीं कि ये कितनी इम्पोर्टेंट सभा चल रही है, कितनी इम्पोर्टेंट मीटिंग चल रही है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस सभा में आने की। और उसके बाद मेरे भाई घनानंद ने एक बहुत बड़ी गलती की, और उसी गलती के वजह से हमारे इस शासन में 137 साल का ये आपको कालखंड, जो सभी वंशों से काफ़ी ज़्यादा भाई मेरे लंबे समय तक रहने वाला वंश हमारे इतिहास में जोड़ दिया गया। तो उस घनानंद ने चाणक्य को देख करके क्या किया मेरे भाई, कहा कि ए मूर्ख पंडित, तू इस दरबार में क्या कर रहा है, तेरी क्या आवश्यकता है, तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की। और वो क्या करता है मेरे भाई, लात से उन्हें क्या कर देता है, मार देता है। और उसके बाद आपने सीरियल में देखा होगा तो वो क्या हो जाते हैं, गिर जाते हैं। तो मेरे दोस्त, हमने कहा मेरे भाई कि आप किसी का गलती से भी कभी ईगो हर्ट मत करना। अगर वो ईगो हर्ट हो गया उसका मेरे दोस्त, आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि वो आपके लिए क्या कर सकता है, वो आपके अगेंस्ट क्या कर सकता है। इसलिए कभी किसी का ईगो हर्ट ना करा, है ना कीजिए। तो दोस्त, उसी प्रकार से उस समय के महान पंडित, अस्त्र शस्त्र का ज्ञान रखने वाले ज्ञाता का भरे दरबार में अपमान हो गया। अब चाणक्य का ईगो हर्ट होता है, और वो उसी क्षण ये संकल्प लेता है कि अब मैं तुम्हें इस गद्दी पर रहने नहीं दूंगा, तुम्हारे समक्ष एक ऐसा विद्वान खड़ा करूंगा जो तुम्हें पराजित करेगा। मेरे दोस्त,
इस सोच से वो बाहर जाता है और वो एक ऐसे योद्धा की तलाश में लग जाता है जो कहीं ना कहीं इस क्रूर शासक को पराजित कर सके। और काफ़ी कठिनाइयों के बाद उसे वैसा एक शासक जरूर मिल जाता है, और उस शासक को वो क्या करता है मेरे भाई, तैयार करता है, बल्कि वो शासक एक बच्चे के रूप में उसे मिलता है। ये आपको कहानी के संदर्भ में रेगुलर क्लासेस में आपको जरूर बताया जाएगा। इतना समय तो नहीं कि इस क्लासेस को समझा सके ना, आपको छोटा सा व्यू दे करके आगे चलते हैं। तो आपको इतना तो दिख गया कि हमारे नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद की एक गलती की वजह से हमारे इतिहास में 137 सालों का एक कालखंड ऐड हो गया। और इसके बाद मेरे भाई हमने यहाँ पर कहा कि घनानंद ने वहाँ पर एक गलती क्या की, तो भरे दरबार में यहाँ पे चाणक्य को अपमानित किया। और उसके बाद चाणक्य ने एक संकल्प लिया कि मैं तुम्हारे समक्ष, मैं घनानंद के समक्ष तो खुद चाणक्य नहीं लड़ सकता था, क्योंकि बेचारे वो खुद क्या थे, विकलांग थे, अपाहिज थे। तो मेरे दोस्त, उनको एक ऐसे वीर की तलाश थी जो कहीं ना कहीं यहाँ पे घनानंद के समक्ष लड़ सके, इसको पराजित कर सके। और लास्टली मेरे भाई उन्होंने ऐसा कर दिखाया, और घनानंद के समक्ष चाणक्य ने एक ऐसे वीर को खड़ा किया। मेरे भाई आपको दिखना चाहिए हुआ क्या कि अपमानित होकर के हमारे चाणक्य चले गए और वो अपनी तैयारी में लग गए। और मेरे भाई जब उनकी तैयारी कंप्लीट हो गई तो वो उस योद्धा को लेकर के आते हैं, और मेरे भाई फिर उन्होंने राजमहल के बाहर आवाज़ दिया, घनानंद। ये आवाज़ महल में जाती है, या उसके सिपा सलार अंदर इस बात को ले जाते हैं। तो मेरे भाई अंदर से घनानंद अपने महल से आता है, और महल से आकर के हमारे चाणक्य को देख करके वो बहुत ज़्यादा हंसता है। पहले उनका मजाक उड़ाता है, हंसता है, किलकारियाँ लगाता है। परंतु उसको पता नहीं था कि वो दिन उसके जीवन का आखिरी दिन होगा। घनानंद कहता है कि ए मूर्ख पंडित, तू अपमानित होने के लिए फिर से मेरे दरबार में आ गया, मेरे महल के समीप आ गया। तो कहता है कि नहीं नहीं, मैं यहाँ अपमानित होने के लिए नहीं, बल्कि अपनी इस जनता को और इस सत्ता को बचाने के लिए मैं आया हूँ, और आज तुम्हारा घनानंद अंत होगा। तो घनानंद ये सुन करके फिर जोरों से हंस पड़ता है, कहता है मूर्ख पंडित, तू एक तो विकलांग है, तू क्या कर सकेगा। तो मेरे भाई आपने मूवी वगैरह देखा होगा, ऐसे चाणक्य के किनारे हटता है, और यहाँ पे आपने देखा होगा फिल्म वगैरह में ऐसा होता है कि एकदम बाल और लहराता हुआ एकदम हीरो सामने आता है। तो उसी प्रकार से मेरे भाई यहाँ पर वो शख्स, जैसे ही चाणक्य ऐसे हटते हैं तो वो शख्स की छवि यहाँ आती है, और वो एक योद्धा होता है। अब ये योद्धा तो आपको दिख रहा है, अब इस योद्धा का हमें नाम जानना है कि आखिर ये योद्धा। अब इस योद्धा को देख करके लोग काफ़ी भीड़ चिल्लाने लगी, ये कौन है कौन है कौन है। घनानंद भी थोड़ी देर के लिए क्या हो गया, सहम सा गया। तो मेरे भाई फिर बाद में जब इसके बारे में पता चला, तो पता चला कि ये चंद्रगुप्त मौर्य है। ये कौन है, चंद्रगुप्त मौर्य। कौन है ये, चंद्रगुप्त मौर्य। और हमने देखा कि कुछ क्षण के बाद, कुछ समय के बाद चंद्रगुप्त मौर्य और घनानंद के बीच काफ़ी घमासान लड़ाई क्या होती है, काफ़ी घमासान लड़ाई होनी शुरू होती है। और आपने देखा होगा जब लड़ाई झगड़ा होता है साउथ की मूवी में, तो लड़ाई से ज़्यादा तो धूल गर्दा उड़ता है। धूल गर्दा उड़ रहा है, तुमको ऐसा विजुअलाइज करना है, धूल गर्दा उड़ रहा है। कौन कौन लड़ रहे हैं, तो एक यहाँ पे घनानंद है और चंद्रगुप्त, ये दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, लड़ रहे हैं। और धूल गर्दा क्या हो रहा है, उड़ रहा है। और जब धूल गर्दा साफ हुआ तो ऐसे ऐसे करके हमने क्या कर किया देखा। तो हमने क्या देखा उस समय, तो हमने देखा कि चंद्रगुप्त मौर्य तलवार हवा में लहराए हुए खड़े हैं, और नीचे घनानंद जो क्रूर शासक था, हमारे नंद वंश का अंतिम शासक के रूप में, वो वहीं पर क्या होता है, समाप्त हो जाता है। तो हमारे चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया, घनानंद को पराजित कर दिया। और घनानंद को पराजित करने के बाद नंद वंश का अंत हो गया। और नंद वंश के बाद अगला वंश आया, वो था हमारा मौर्य वंश। और इसी मौर्य वंश में चंद्रगुप्त मौर्य के बाद आप देखोगे बिंदुसार आएंगे, और बिंदुसार के बाद मेरे भाई आप जिस अशोक के बारे में पढ़ते हो,
वो अशोक हमारे इतिहास में काफ़ी अहम रोल रखता है। तो मेरे दोस्त वो अशोक इसी वंश के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगी। तो आपको कतई परेशान नहीं होना। बताइए ये कौन सा वंश है? प्रथम शासक, अंतिम शासक, नागदशक के हत्या के बारे में अगर बात करते हैं, नागदशक को अपदस्थ किसने कर दिया, तो उसके ही सेनापति यहाँ पर हम लोग बात करेंगे। किसकी? तो मेरे भाई शिशुनाग की। शिशुनाग ने हर्यक वंश के स्थान पर कौन सा वंश शुरू किया? तो मेरे भाई शिशुनाग ही अपने नाम से ही रखा। शिशुनाग का अंतिम शासक कौन था? तो शिशुनाग का अंतिम शासक था मेरे भाई, हम लोग बात करेंगे ये कौन सा है, नंदी वर्धन। अब यहाँ पे बात करेंगे शिशुनाग वंश के बाद कौन सा वंश आया, नंद वंश आया। नंद वंश का प्रथम शासक कौन था? महापद्मनंद। महापद्मनंद ने कलिंग के किस राजा को पराजित किया? तो खारवेल को पराजित किया, है ना। हाथी गुम्फा अभिलेख किसका है? तो कलिंग राज खारवेल का है। और यही हाथी गुम्फा अभिलेख से भारत वर्ष की चर्चा यहाँ पर देखने को मिलेगी। कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए, अभी इतना आगे नहीं जाएंगे। तो मेरे दोस्त हमने देखा कि यहाँ पे नंद वंश का प्रथम शासक घनानंद और अंतिम शासक कौन था? घनानंद नहीं, हमारे नंद वंश का प्रथम शासक महानंद और अंतिम शासक कौन था? तो घनानंद। और इसी घनानंद की एक गलती, और वो गलती क्या थी? तो आपको दिखना चाहिए कि भरे दरबार में चाणक्य को उसने क्या कर दिया था? अपमानित कर दिया था। और चाणक्य ने इसके समक्ष किसको खड़ा किया? चंद्रगुप्त मौर्य को। चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को पराजित कर दिया, और घनानंद के पराजित करने के बाद नंद वंश का अंत हो गया। और नंद वंश के बाद अगला वंश सामने उभर के आया, जिसका नाम क्या था? तो भाई मेरे मौर्य वंश। और मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। इसके बाद आगे इतिहास में देखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में क्या क्या हुआ, हम लोग देखेंगे। फिर लास्ट में ये कहीं ना कहीं चंद्रगिरी की पहाड़ी पर भाई मेरे संलेखन विधि के द्वारा ये क्या करते हैं, उपवास के दरमियान अपने शरीर का त्याग करेंगे। तो वह कौन सा शासक था जो अपनी सत्ता को सौंप करके अपने पुत्र के हाथ में चला गया? तो मेरे भाई चंद्रगुप्त मौर्य। देखेंगे आगे, आने दीजिए, घबराना बिल्कुल भी नहीं है ना। तो दोस्त यहाँ पे हमने देख लिया नंद वंश। मौर्य वंश का प्रथम शासक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। और आपको पता है कहीं ना कहीं किसी भी वंश का अगर बात करते हैं तो वो आपका कहीं ना कहीं अंत उसका जरूर है। अगर किसी भी चीज़ को आप देखोगे तो अगर उसकी शुरुआत हुई है तो दोस्त उसका अंत जरूर होता है। तो दोस्त यहाँ पे मौर्य वंश का प्रथम शासक चंद्रगुप्त मौर्य था, और मौर्य वंश का अंतिम शासक जो था वो कौन था मेरे भाई? बृहदत्त। कौन था? बृहदत्त। तो यहां पर बात करेंगे चंद्रगुप्त मौर्य, बृहदत्त। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि यहाँ पे मौर्य वंश के बाद कौन